क्या है ये, जून 2024, पेपर 1-2 हमारा वाला जो वेरिएंट होता है वो है। लेट्स लुक एट द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। किसी को मसला होगा तो अनम्यूट करके पूछ लेना। आई हैव गिवन यू unmuting rights, all of you can unmute whenever you want and ask, okay? अच्छा, the coefficient of x square in the expansion of 1 minus 4x to the power of 6 is 12 times the coefficient of x square in this expansion. Find the value of positive constant a. तो coefficient of x square निकालना है बेटा, 1 माइनस 4x होल टू द पावर ऑफ 6, इस ब्रैकेट में से x स्क्वायर तब निकलेगा, you know, binomial formula was NCR times a to the power of n minus r times b to the power of r. Agar x is in my b and I want x square, that means I want my r to be 2. Fair enough, right? सिंपल सी बात है कि अगर मुझे x स्क्वायर चाहिए और x मेरे b में है तो मुझे r2 चाहिए, ठीक है? तो इस ब्रैकेट के लिए मैं सारा कुछ नहीं निकालूंगा, मैं सिर्फ 6c2 टाइम्स 1 टू द पावर ऑफ 4 टाइम्स माइनस 4x टू द पावर ऑफ 2 करूँगा। इस बात में किसी को कोई मसला है तो प्लीज़ पूछ लें। क्लियर है? तो सिंस b गेट्स अ पावर ऑफ r, तो हमने r को 2 रखा एंड देन वी जस्ट गोइंग टू फाइंड इट आउट। लेट्स फाइंड आउट कि कितना बनता है। तो 6c2 gives you 15 टाइम्स 1 टाइम्स नेगेटिव 4 का स्क्वायर इज 16 और साथ x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है? तो 15 टाइम्स 16 कितना होता है? 40, हाँ 240 x स्क्वायर, राइट? तो ये उसने कहा, और उसने कहा कि the coefficient of x square, so coefficient of x square is 240. Let's keep that on the side. That is 12 times the coefficient of x square in the expansion of this bracket. अब इस ब्रैकेट को एक्सपैंड कर लेते हैं। वी हैव 2 प्लस ax होल टू द पावर ऑफ 5। इसमें भी अगेन अगर आपको x स्क्वायर चाहिए तो यू वांट योर r टू बी 2, तो 5c2 times 2 to the power of 3 times ax whole squared. Now 5c2 is 10, 2 cubed is 8 times a squared x squared. तो बेटा ये आ गया 80a squared. That's the coefficient of x squared in this expansion. उसने कहा जी this is 12 times this. ये उसने बड़े आराम से बताया था क्वेश्चन में। The coefficient of x square in this expansion is 12 times the coefficient of x square in this expansion. So now we know that the 240 is actually 12 times the 80a squared. तो a की वैल्यू निकालनी है यार, तो इसमें कर देते हैं 240 divided by 12 divided by 80, I guess. So that's 0.25 or 1 over 4. 1 over 4 is equal to a squared. a आ गया square root of 1 over 4, which is 1 over 2. उसने आई थिंक कहा था a is a positive constant, या तो इसलिए मैंने प्लस माइनस नहीं लिखा। आई एम जस्ट लीविंग 1 over 2 एज माई फाइनल आंसर। किसी बच्चे को कोई मसला है तो प्लीज़ पूछ लो, देख लें ज़रा। आई होप आपको याद होगा बाइनोमियल फार्मूला, थोड़ा थोड़ा समझ आ रही है बातें। अगर बिल्कुल भूला हुआ है तो प्लीज़ पूछ लो। Although this is not coming in the March test, but since we're doing the entire paper, we just, doing all the questions. Any questions, anybody? You can unmute, you can raise your hand, whatever you want. चलो, ओके, ट्रांसफॉर्मेशन आ गया जी। रीसेंट टॉपिक अभी किया है, मार्च टेस्ट में भी आ रहा है। ध्यान से सुने सारे बच्चे ध्यान से सुने जी। बेटा कर्व दिया हुआ उसने, ओरिजिनल कर्व इज y is equal to x square, is transformed to the curve y is equal to 4x minus 3 whole squared to और फिर सारी चीज़ में से -8 हो रहा है, ठीक है? तो लेट्स ब्रेक इट डाउन। एक्स स्क्वायर के साथ हमने क्या कर दिया ज़रा देखते हैं। हमने
एक तो पूरे फंक्शन को 4 से मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। फिर हमने x में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, और फिर हमने पूरे फंक्शन में से 8 सब्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। ये जो 4 से मल्टीप्लाई कराया, आई एम श्योर यू ऑल रिमेंबर दैट दिस इज वर्टिकल स्ट्रेच, या स्ट्रेच अलोंग द y एक्सिस, stretch along the y-axis, along the y-axis of scale factor 4. ये जो x में से 3 निकला, this is a translation of 3 units right, and ये जो पूरे फंक्शन में से 8 माइनस हुआ, that is translation of 8 units down, ठीक है। बेटा आपको याद होगा कि जब f of x प्लस माइनस c होता था तो ये अप डाउन होता था। अगर f of x प्लस माइनस c x के साथ हो रहा होता था तो फिर ये लेफ्ट, अगर प्लस है तो लेफ्ट, और अगर माइनस है तो राइट, c यूनिट्स, ठीक है। एंड अगर a f of x होता था तो फिर दैट वाज स्ट्रेच ऑफ स्केल फैक्टर a अलोंग y एक्सिस। तो बेसिकली ये चीज़ें हो रही हैं इस पूरे क्वेश्चन में। अब इसका ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले स्ट्रेच करवाओगे, बिकॉज अगर मैं ये ट्रांसलेशन पहले करा दूँ और फिर स्ट्रेच कराऊँ तो ये 4 को इस -8 के साथ भी मल्टीप्लाई होना पड़ेगा, विच इज़ नॉट करेक्ट। सो I would सबसे पहले mention that it is a stretch of scale factor 4 along the y-axis, and then I can directly mention the दोनों translations together. साथ में बता दूंगा कि it is a translation of 3 comma -3 -8 column vector 3 और -8. That's it. ये आपका आंसर है, ठीक है। कोई मसला है किसी बच्चे को तो प्लीज़ पूछ लें। 3 नेगेटिव मेरा बेटा इसलिए नहीं है कि f ऑफ x माइनस सी जब होता है तो आपका ग्राफ राइट को जाता है। x में से जब माइनस करते हैं तो ग्राफ राइट जाता है, जब प्लस करते हैं तो ग्राफ लेफ्ट जाता है। क्योंकि मेरा ग्राफ राइट जा रहा है, दैट इज़ वाई 3 इज़ पॉजिटिव, ठीक है। बिकॉज ट्रांसलेशन वेक्टर के अंदर ये जो नंबर्स होते हैं ये बता रहे होते हैं कि आपका ग्राफ राइट जा रहा है या लेफ़्ट जा रहा है। ये पॉजिटिव है तो राइट, नेगेटिव है तो लेफ़्ट, ठीक है। और नीचे वाला पॉजिटिव है तो अप, नेगेटिव है तो डाउन। तो एफ ऑफ एक्स प्लस सी अगर होता है तो ग्राफ मूव्स टू द लेफ्ट। इफ़ इट वाज 4x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 8 तो फिर मैं ट्रांसलेशन वेक्टर में यहाँ पे माइनस लिखता। गॉट इट, ठीक है। अच्छा जी, ऑल राइट। अब आ गया जी ट्रिग का क्वेश्चन आ गया। शो दैट द इक्वेशन 7 tan theta over cos theta plus 12 is equal to 0 can be expressed as 12 sin square theta minus 7 sin theta minus 12 is equal to 0. बेटा पहली चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है, द ओनली थिंग दैट आई कैन रिप्लेस इज एक्चुअली जस्ट tan थीटा, राइट। इस tan थीटा को हम चेंज कर सकते हैं। आई होप यू पीपल रिमेंबर tan थीटा होता था sin थीटा ओवर cos थीटा, ये एक आइडेंटिटी थी। और एक आइडेंटिटी थी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जिसके फिर रीअरेंजमेंट्स हम देखते होते हैं कि जी sin स्क्वायर थीटा को आप 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, एंड यू कैन राइट cos स्क्वायर थीटा एज 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो दीज वर द आइडेंटिटीज दैट वी नीड टू लर्न। आई मीन दे आर गिवन, बट ये हमने पढ़ी थी, तो these we should know. Now here the tan theta, I'm going to replace it with a sin theta over cos theta, so it'll be 7 bracket sin theta over cos theta, and we already have an over cos theta underneath this entire thing, plus 12 is equal to 0. Now I'm going to take this cos theta as a common denominator carefully. So cos theta common denominator है, इधर आ जाएगा 7 into sin theta over cos theta, और इधर आ जाएगा प्लस 12
cos theta is equal to 0 because this 12 didn't have anything underneath it. ये cos theta इधर जाके इससे फिर multiply हो गया, तो we have 12 cos theta, and now I'm going to multiply this cos theta with 0 to get rid of it. So we have 7 sin theta over cos theta plus 12 cos theta is equal to 0. Now I'm going to take cos theta again as a common denominator because देखो ज़रा ये यहाँ पे 7 sin theta over cos theta, यहाँ पे 12 over 1 है, तो मैं cos theta को दोबारा से common denominator लूँगा, तो मेरे पास आ जाएगा, नीचे कर लेता हूँ थोड़ा, तो बेटा आपके पास आ जाता है 7 sin theta as it is plus 12 cos square theta, because now the cos theta gets multiplied by the cos theta, is equal to 0. And now I can multiply this here. मैं ये थोड़ा right side पे कर रहा हूँ, यहाँ पे आ जाएगा जी 7 sin theta plus 12 cos theta, cos square theta is equal to 0. Now we wanted this equation, which means we want everything in terms of sine. Cos square theta को sin square theta में change करने के लिए हम 1 minus sin square theta से replace कर देते हैं, तो that would give you 7 sin theta plus 12 into 1 minus sin square theta is equal to 0. 7 sin theta plus 12 minus 12 sin square theta. Let's negate the entire thing. Let's change the signs of everything. You'll have 12 sin square theta minus 7 sin theta minus 12 is equal to 0. That's what we had to show. ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछ ले. All good? चलो, okay. So then we have to solve the equation. Solve करने के लिए obviously this is the same equation. थोड़ा सा बस ध्यान से देख लिया करें कि कोई साइन वगैरह आगे पीछे इधर उधर तो नहीं किया, उसने कभी कभी कर देता है, तो थोड़ा सा हमें एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं. P3 में ज़्यादा होता है खैर, वो यहाँ पे भी लेकिन कर देता है कभी कभी. तो this is exactly the same, which means we can replace this entire thing with this equation. So essentially हमने जो इक्वेशन सॉल्व करनी है, ये वाली इक्वेशन सॉल्व करनी है जो हम ऑलरेडी पहले पार्ट में शो करा चुके हैं, that these two are the same as each other. So now we want to solve it, and to solve it I'm going to try to middle term break. 12 times 12 is 144, and 144 के factors that give you 7 है कोई? Any factors of 144 that give you 7? I think 16 and 9. Yeah, 16 and 9. So negative 16 और 9 कर देते हैं. So we have 12 sin square theta minus 16 sin theta plus 9 sin theta minus 12 is equal to 0. You can take a 4 sin theta out common. You'd be left with 3 sin theta minus 4 plus यहाँ से 3 common ले लो, 3 sin theta, 3 sin theta minus 4 equals 0. You have 4 sin theta plus 3 in one bracket and 3 sin theta minus 4 in the other. That means मेरा बेटा sin theta is either minus 3 over 4 and sin theta is 4 over 3. This I will reject because this is a value bigger than 1 and sin theta can never be bigger than 1. ठीक है, तो इसको हम reject कर देंगे. What you need to solve is this guy. इसको solve करना है, तो solve करने के लिए we have the range which is 0 to 360. We have sin theta which is minus 3 over 4. Basic angle निकालने के लिए we'll take sine inverse of positive 3 over 4. I hope you all remember. कभी भी negative number का base inverse नहीं लेते to find the basic angle. So I'm going to take the sine inverse of 3 over 4, which is 48.6 कर देते हैं, 48.59 कर देते हैं, 48.59 या 48.6 ही कर लेते हैं. ठीक है, 48.6. That's the basic angle. Now I draw this basic angle in the quadrants where sine is negative. Why? Because यहाँ पे negative sign था. So ये this is A, this is S, this is T, this is C. Sine is positive in the first two, negative in the third and fourth. तो मैं third and fourth quadrant में यही वाला angle बना दूंगा, 48.6 and
48.6. तो बेटा पहला आंसर 180 plus 48.6, which is 128.6. That's the value of theta, 128.6. And then यहाँ से दोबारा से आ जाओ पूरा, तो 360 minus 48.6, 360 minus 48.6 leaves you with 311.4. 311.4. किसी बच्चे को कोई मसला है तो प्लीज़ पूछें. If anyone has any problem in this entire solution, please ask. If you get all of it, you can thumbs up. चल ठीक है, शाबाश. अच्छा जी, लेट्स मूव ऑन. फंक्शन आ गया जी. फंक्शन इज डिफाइंड एज फॉलोज. मार्च टेस्ट में आ रहा है फंक्शंस, ध्यान से सुने. वी हैव टू फाइंड द इनवर्स. तो एक फंक्शन दिया हुआ है बेटा, स्क्वायर रूट फंक्शन है, उसकी डोमेन जो है x इज ग्रेटर देन 1 दी हुई है. ओके, एंड वी हैव टू फाइंड आउट एन एक्सप्रेशन फॉर f इनवर्स ऑफ x. सो द फर्स्ट थिंग वी डू is we say let y equals f of x, and then we say y equals root x minus 1. Then we make x the subject. That would be y plus 1 is equal to root x, and finally x is equal to y plus 1 whole squared, because to get rid of the root you have to square, and us tarah se f inverse of x is then given as x plus 1 whole squared. ठीक है, so that's the inverse of function f. Nothing fancy, कुछ भी इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं था. We just had to make x the subject carefully. Okay, now we have the graph or the diagram, which is y is equal to g of x. It's some other function. This has nothing to do with this function, where g of x is 1 over x square plus 2. So we have a quadratic reciprocal going on. For x is an element of real numbers, which means x can go forward forever and go towards negative infinity. I mean, infinity तक भी जा सकता है और negative infinity तक भी जा सकता है forever. So let's see. उसने पूछा जी हमसे, state the range of g and explain whether g inverse of x exists. We have to find the range of g and we have to state whether g inverse of x exists. बेटा ज़रा थोड़ा सा इस फंक्शन पे गौर करें. और ग्राफ भी एग्जामिनर ने हमें इसीलिए बना के दिया है, ग्राफ भी इसीलिए बना के दिया है ताकि हम ग्राफ से हेल्प ले सकें. ग्राफ जब एग्जामिनर देता है क्वेश्चन में, दैट ग्राफ कैन ऑलवेज बी यूज्ड टू फाइंड आउट relevant facts about the function. For example, from the graph I can tell that we have a maximum point when x is 0. जब x 0 है वहाँ पे इस फंक्शन का मैक्सिमम पॉइंट है. डोंट शाई अवे फ्रॉम टेकिंग दैट फैक्ट फ्रॉम द ग्राफ. ग्राफ से अगर पता लग रहा है तो पता लग रहा है, वो देता ही इसलिए ग्राफ आपको कि अगर कोई x इंटरसेप्ट नज़र आ रहा है तो ले लो, अगर कोई टर्निंग पॉइंट नज़र आ रहा है तो ले लो, यू नो. तो ऐसा नहीं करना कि ओ जी ये तो ग्राफ था तो you always take whatever information is available in the graph. ठीक है, so I can tell that we have a maximum value when x is 0. तो वो मैक्सिमम जब मैंने रेंज निकालनी है तो मुझे y की मैक्सिमम वैल्यू तो चाहिए. तो मैं इस फंक्शन के अंदर x की जगह 0 डाल के जो भी आंसर आता है वो मेरी मैक्सिमम वैल्यू होगी. तो मैं देख लेता हूँ g of x. In fact, I'll find out g of 0 because g of x is maximum at x equals 0. So I'm finding out g of 0, which gives me 1 over 0 squared plus 2, which is 1 over 2. So maximum value is 1 over 2. So I know for a fact that g of x की जो upper limit है वो 1 over 2 है, और वो 1 over 2 ग्रेट लेस देन और इक्वल टू 1 over 2 होगी, क्योंकि मेरा ग्राफ एक्चुअली उस वैल्यू को टच कर रहा है. ग्राफ एक्चुअली 0 से गुजर रहा है. दैट इज़ वाई आई विल राइट लेस देन और इक्वल टू 1 over 2. नाउ इज देयर अ लोअर लिमिट? ये तो अपर लिमिट हो गई, बट डू वी हैव अ लोअर लिमिट? वी कैन सी फ्रॉम द ग्राफ क्लियरली दैट वी डू हैव अ लोअर लिमिट. और वो लोअर लिमिट निकालने के लिए मैं, क्योंकि x इज़ एनी रियल नंबर, तो आई एम गोइंग टू प्लग x एज इन्फिनिटी. तो जब मैं
जी ऑफ एक्स के अंदर विच इज़ 1/x² + 2 इस डिनोमिनेटर को इन्फिनिट कर दूंगा एक्स को इन्फिनिट डालने से, तो जी ऑफ एक्स वुड बी ज़ीरो. दैट्स द लोअर लिमिट. सो जी ऑफ एक्स इज ग्रेटर दैन ज़ीरो. ये ज़ीरो एक्चुअली हो नहीं सकता क्योंकि ज़ीरो आया इन्फिनिटी प्लग इन करके. इन्फिनिटी इज नो वैल्यू. दैट इज़ वाई आई विल डू ग्रेटर दैन ज़ीरो, नॉट ग्रेटर दैन और इक्वल टू ज़ीरो. प्लीज़ रिमेंबर दैट. ये ग्रेटर दैन ज़ीरो आंसर है, ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो नहीं है. इसलिए नहीं है कि infinity actually is not an achievable value. So 0 is not going to happen on this graph. It's only going to approach 0. So final answer for range, अगर मैं इसको tidy करके लिख दूँ, तो the range of this function is that g of x or y is greater than 0 and less than or equal to 1/2. That's the final answer. इसमें किसी को कोई मसला है तो प्लीज़ पूछ लो, नहीं है तो thumbs up कर दो. चल शाबाश, ठीक है. ये स्पाइडरमैन कौन है जो बार बार आ जाता है तो भैया? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक. अच्छा जी. ओके, नाउ वी हैव. अच्छा नहीं, साथ उसने ये भी पूछा था, एक्सप्लेन वेदर जी इनवर्स ऑफ एक्स एग्जिस्ट्स. ठीक है, जी इनवर्स ऑफ एक्स एग्जिस्ट करने के लिए जी ऑफ एक्स हैज़ टू बी अ 1-to-1 फंक्शन. सामने ग्राफ पड़ा है, हॉरिजॉन्टल लाइन लगाओ. क्या ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पास कर रहा है? द आंसर इज नो. सो इट इज़ नॉट अ 1-to-1 फंक्शन. सो आई विल सिंपली मेंशन दैट जी इनवर्स does not exist because g of x is not a 1-to-1 function. ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो because g of x is a many-to-1 function. ये भी लिख सकते हो g of x fails the horizontal line test. ये सारी बातें क्योंकि उसने ग्राफ दे दिया था ना, तो अगर ग्राफ दे दिया तो फिर हम लिख सकते हैं कि इट फेल्स द हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट. अगर ग्राफ ना दिया हो तो फिर ये लिखना है, 1-to-1 नहीं है. अगर ग्राफ दिया हुआ है तो फिर लिख सकते हो, ग्राफ ना दिया हो तो फिर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट का वो फेलियर की बात नहीं करनी, क्योंकि एग्जामिनर कहेगा मैंने तो ग्राफ दिया नहीं, आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट फेल कैसे करा रहे हैं. ठीक है, आपको स्केच करना आता है, लेकिन दूसरी बात बताएं कि 1-to-1 नहीं. ठीक है. सो इफ ग्राफ इज नॉट गिवन, then you have to mention that it is not a 1-to-1 function. If the graph is given and it fails the horizontal line test, then you can mention that it fails the horizontal line test. That is why G inverse does not exist. ये बात clear होगी सबको? चल, another function h is defined by h of x is equal to 1/x² + 2. तो ये तो वही फंक्शन है जो g of x था. फ़र्क क्या आया? फ़र्क ये आया कि वहाँ पे डोमेन थी एनी रियल नंबर, यहाँ पे डोमेन है x इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0. ठीक है, दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू फंक्शंस कि उनकी डोमेन फ़र्क है. सॉल्व द इक्वेशन h f of x इज इक्वल टू f of 25/16. ज़रा f of x को देख लेते हैं क्या फंक्शन था. f of x was this. ओके, दिस इज द फंक्शन f √x-1. तो अगर मुझे उसने कहा है जी कि h f of x निकालो, दैट मीन्स आपने फंक्शन h के x की जगह पे, फंक्शन h के x की जगह पे पूरा फंक्शन f प्लग इन कर देना है. दिस गोज इन प्लेस ऑफ द x हियर, राइट. सो लेट्स सी, इट वुड बी 1/, h f of x बना रहा हूँ, 1/√x-1 होल स्क्वायर्ड + 2. दैट्स h f of x is equal to f of 25/16. सो f of 25/16 वुड मीन कि आप x की जगह 25/16 डाल दें और फिर -1 कर दें. एनी प्रॉब्लम्स? एनी प्रॉब्लम्स? ओके, नाउ लेट्स सी क्या कर सकते हैं यहाँ पे. व्हाट कैन वी डू? स्क्वायर रूट ऑफ 25/16 को तो हम कर सकते हैं √x-1 होल स्क्वायर्ड + 2 इज इक्वल टू
That'll be 5 over 4 minus 1. Let's simplify that. That'll be 1 over 4 is equal to 1 over under root x minus 1 whole squared plus 2 equals 1 over 4, है ना जी. अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें. एनी बच्चा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. चलो, तो 4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2. फिर क्या करें, फिर क्या करें, -2 उधर जाके माइनस करा दें, ये कर दें. सही कर रहा हूँ बच्चों. फिर स्क्वायर रूट ले लें. तो स्क्वायर रूट क्यों ना लें, वाई नॉट द स्क्वायर रूट, वाई नॉट द स्क्वायर रूट. ले सकते हैं ना, ले सकते. वन पे नहीं, नहीं वन पे है. देखो ये स्क्वायर है ना मेरा बेटा, पूरी चीज़ के ऊपर है, तो इसको उधर जाके स्क्वायर रूट ले लेते हैं. स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1. क्या ख्याल है, राइट. मैंने उधर दूसरी साइड का स्क्वायर रूट ले लिया टू गेट रिड ऑफ द स्क्वायर. सो वी हैव स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू √2 प्लस 1. ठीक है. अब इसका 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 सीन ये है कि क्योंकि स्क्वायर रूट लिया है तो यहाँ पे प्लस माइनस दोनों आएगा, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों आएगा. तो आपके पास आया कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज एक्चुअली इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1, और इन अदर वर्ड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस √2. And then x would be equal to, you take square on both sides, 1 plus minus √2 का square. That's the value of क्या कहते हैं x. ठीक है, इसको फिर आप सिंप्लीफाई कर लो. इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इधर से 1 प्लस √2 का स्क्वायर कितना बन जाता है जी. we'll have to expand it. 1 plus 2√2 plus 4, है ना. that's a 5 plus 2√2. और दूसरे वाले को 1 माइनस √2 होल स्क्वायर को स्पैन करोगे तो 1 माइनस 2√2 प्लस, ये प्लस 4 गलत लिख दिया मैंने, प्लस 2 था, माय बैड. ये प्लस 2 है बिकॉज मैन ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. बी इज़ अ √2, तो √2 का स्क्वायर इज़ अ 2, सो यू गेट 3 प्लस 2√2. ठीक है. एंड यहाँ पे 1 माइनस 2√2 प्लस 3, तो वी गेट अ 3 माइनस 2√2. 3 प्लस 2√2 एक आंसर. ठीक है. 3 माइनस 2√2 एक आंसर. ठीक है जी. 2√2. अच्छा ठीक, 2. एनी प्रॉब्लम्स, एनी प्रॉब्लम बच्चों. अच्छा इसमें उसने ए प्लस भी, हाँ ग्रेटर वाली मतलब ये भी पॉजिटिव ही है ना, ये नेगेटिव तो नहीं आ रहा. जरा चेक करो. 3 माइनस 2√2 इज इट अ पॉजिटिव वैल्यू और अ नेगेटिव वैल्यू. हाँ अच्छा, स्क्वायर रूट से पहले वाला ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहे हो. ये वाला यहाँ पे कह रहे हो, यहाँ पे लेकिन अभी एक्स सब्जेक्ट नहीं बना ना, यहाँ से स्क्वायर करके फिर वो सब्जेक्ट बन रहा है, राइट. ठीक है. 1 माइनस √2 गिव्स यू अ नेगेटिव आंसर एनीवेज, है ना.
और उसका स्क्वायर रूट तो हो ही नहीं सकता, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन बी, ठीक है, दोनों ही आएंगे यहाँ पे यहाँ तक दोनों साइंस आएंगे, ठीक है। इसमें किसी को मसला बेटा सारी वर्किंग में? चल हाँ यार, ये हमने जब APGP किया था तो वी डिड नॉट डू any questions which involved trigonometry because obviously by then we hadn't done trig, तो इसलिए APGP with trig is a very common concept. You'll see a lot of questions for APGP involving trigonometry, तो प्लीज़ उनको ज़रा ध्यान से देखें एंड करना है उनको. अगेन नॉट कमिंग इन द मार्च टेस्ट बट फाइनल में तो ऑब्वियसली आएगा, तो इसको ज़रा ध्यान से देखते हैं जी. द फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म्स ऑफ एन AP आर tan थीटा एंड sin थीटा. तो पहली टर्म, दिस इज़ योर फर्स्ट टर्म, A1 कह लो, T1 कह लो, whatever you want to call it, एंड दिस इज़ योर सेकेंड टर्म. फर्स्ट टर्म को हम A भी कहते हैं, ठीक है. तो first term is tan theta and second term is sin theta, where theta is from 0 to pi by 2. Now we have, given that theta is pi by 4, find the exact sum of the first 40 terms of the progression. Arithmetic progression है मेरे बेटे. Arithmetic progression में आपको याद होगा common difference होता था, common difference D, right? Common difference D. Common difference can be found out by subtracting the first term from the second term, or the second term from the third term. But यहाँ पे क्योंकि हमें सिर्फ दो ही टर्म्स पता है, तो हम यहाँ पे सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर दें तो वो D होता था, राइट? उससे साथ हमें ये भी बता दिया कि थीटा इज पाई बाय 4. दैट मीन्स माई फर्स्ट टर्म और A is going to be tan pi by 4 and my second term is sin pi by 4. Tan pi by 4 happens to be 1. अगर आप रेडियंस में होंगे तो tan pi by 4 1 होता है, और sin pi by 4 is √2/2. अगर आप कैलकुलेटर पे करें sin, let's sin pi not alpha, shift pi by 4, ठीक है. इसको अगर आप सर्ड फॉर्म में ले, पहले अच्छा रेडियन में भी जाना पड़ेगा, रेडियन में चले जाएं तो वो √2/2 होता है, ठीक है. अच्छा जी, सो नाउ that means my second term is √2/2 and my first term is 1, ठीक है. तो D क्या आ गया? D आ गया √2/2 minus 1. That gives you √2 minus 2/2. That's your D, if you may. ठीक है, ये आपका कॉमन डिफरेंस है. उसने कहा जी वी हैव टू फाइंड द एग्जैक्ट सम ऑफ द फर्स्ट 40 टर्म्स. तो सम का फॉर्मूला होता था n/2 into 2a plus n-1 into d. So in this case, it's going to be 40/2 into 2 times the first term is tan theta, जो कि 1 थी, हाँ जी 1 थी, tan pi by 4 1 था, plus n-1 which is 40 minus 1 which is 39 times √2 minus 2 entire thing over 2. ठीक है, ये मैंने जो d की जगह ये जो D मैंने सिंप्लीफाई किया था वो डाल दिया. सो I'd have 20 times 2 plus 39 √2 minus 39 times 2 is how much? 78. Entire thing over 2. अब इस पूरी चीज़ को 2 कॉमन डिनोमिनेटर ले लो ताकि ये 4 बन जाए. 4 plus 39 √2 minus 78. इसको कैंसिल कर दो, 10 कर दो. 10 times 4 minus 78 is minus 74
minus 74 plus 39 under root 2. Now we multiply the 10. So we have minus 740 plus 390 under root 2. उसने कहा था एग्जैक्ट फॉर्म में दे दो, तो दैट्स 390 अंडर रूट 2 माइनस 740. इसमें से कुछ कॉमन शॉमन निकलता है तो बेशक निकाल दो, अदरवाइज दिस शुड बी द फाइनल आंसर. 390 अंडर रूट 2 माइनस 740. किसी बच्चे को कोई मसला है तो प्लीज़ पूछ ले मेरे बेटे. देख लें ज़रा प्लीज़ एंड थम्स अप कर दें इफ़ यू अंडरस्टैंड, एंड इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड जस्ट आस्क. ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी. चले. Then we have the second term of a geometric progression are tan and sine. The first and the second, अच्छा ठीक है, वही. But now we have a geometric progression. अगर geometric progression है तो इसमें common difference नहीं होता, इसमें common ratio होती है. common difference नहीं होता, common ratio होती है. ठीक है ना. तो इसका मतलब है इसके अंदर r would be equal to sin theta over tan theta, है ना. ये कॉमन रेशियो होगी, बिकॉज कॉमन रेशियो इन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज सेकेंड ओवर फर्स्ट, और क्या कहते हैं, थर्ड ओवर सेकेंड, और बेसिकली द रेशियो ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स for that matter. So we have to find the sum to infinity. Sum to infinity had the formula a over 1 minus r, a being tan theta and r being 1 minus r being sin theta over tan theta. तो 1 minus sin theta over tan theta कर देते हैं जी. क्या करें हम इसको, क्या करें हम इसको, tan theta minus sin theta, इसको सारे tan थीटा को वो कर दें, sin थीटा ओवर cos थीटा कर दें. क्या करें? What do you think we should do? What do you think we should do? चलो सिंप्लीफाई करके देखते हैं. लेट्स से सो r को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं. r इज sin थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा, which means sin थीटा divided by sin theta over cos theta, which means sin theta into cos theta over sin theta. Oh, which means r is cos theta, right? So we have tan theta over 1 minus cos theta. r की जगह हमने वो डाल दिया. अब tan theta की जगह भी sin theta over cos theta डाल देते हैं. Let's get rid of this. So we have sin theta over cos theta being divided by 1 minus cos theta, ये वाला, ठीक है. That means it is sin theta times, sin theta over cos theta times 1 over 1 minus cos theta. That gives you sin theta over cos theta minus cos squared theta. ठीक है. तो कुछ भी नहीं, बस ठीक है फिर तो. अच्छा, उसने इन टर्म्स ऑफ थीटा ही कहा था. ऑनेस्टली, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, आप यहाँ पे आंसर छोड़ सकते थे. दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. यू कुड हैव लेफ्ट द आंसर हियर. कि आर ने कहा, आर की सिंप्लीफाइड वैल्यू हमने कॉस थीटा निकाल ली. जब वो निकाल ली तो उसके बाद टैन थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा, दैट्स इट. यहाँ पे छोड़ देते. इससे आगे ये दिस इज़ वेस्ट. ऑनेस्टली दिस इज़ सिंपल. it takes you nowhere. So आप पीछे इसको बंद कर देते तो I think you should get all the marks which are required. 2 नंबर हैं, बिल्कुल ठीक है. एक आर निकालने का और एक इसको लिखने का मिल जाएगा आराम से. ठीक है, चलें. अब वो कह रहा है in the next part that theta is 1/3 of pi. Okay, find the sum of the first 10 terms of the progression. Okay, theta is 1/3 pi and हमने निकालना है sum of the first 10 terms. सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स निकालना है और थीटा है 1/3 पाई. ठीक है. सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स इन अ जीपी, द फॉर्मूला वाज a into 1 minus r to the power of n over 1 minus r. यही फॉर्मूला था जी. ठीक है.
तो ए वॉज, आप ज़रा निकाल लेते हैं ए क्या है. ए थी tan थीटा, and theta is pi by 3, so tan pi by 3, which is under root 3 over 3, tan pi by 3, under root 3, just under root 3, ठीक है, under root 3, tan pi by 3 is under root 3. Second term की ज़रूरत नहीं है. R was cos theta, और cos pi by 3, क्योंकि theta pi by 3 है, तो cos pi by 3 मेरा बेटा 1 over 2 होता है. That's a half. Let's plug everything in their places. A is root 3 times 1 minus R is 1 over 2 whole to the power of n. Sum of the first 10 terms है, तो 10 ले लो. Entire thing over 1 minus a half, which literally is a half. So we have root, इसको बस आप कैलकुलेटर पे निकाल लें. तो root 3 ब्रैकेट ब्रैकेट 1 माइनस, नहीं ये कुछ गलत कर रहा है मैंने कैलकुलेटर. वी हैव रूट 3, इससे आगे चले जाओ, ब्रैकेट ओपन करो, 1 माइनस 0.5 टू द पावर ऑफ 10 कर देता हूँ जी मैं. और इस सारे को डिवाइड करा देते हैं हम, फिर दोबारा हाफ से, बिकॉज 1 माइनस अ हाफ इज़ अ हाफ. सो वी हैव 3.46 करेक्ट टू 3SF. ठीक है, 3SF में सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स इज कमिंग आउट एज 3.46. इस पे किसी को मसला है तो पूछ ले, नहीं है तो प्लीज़ थम्स अप कर दो ज़रा ताकि आगे चले. चलें जी. The curve with equation this has a minimum point at A. Minimum point at A क्या बताता है? Minimum point at A. That means that the gradient of the curve is 0 at A. Right? बिकॉज मिनिमम पॉइंट है तो स्टेशनरी होगा, स्टेशनरी है तो वहाँ पे ग्रेडियंट 0 होगा. अगर ग्रेडियंट 0 है तो इसका मतलब है dy by dx, which is the differentiation of the curve, would be 0 at A. ओके, तो A के बारे में हमें ये पता है कि वहाँ पे dy by dx 0 है. ऑल राइट, एंड इट इंटरसेक्ट्स द पॉजिटिव x एक्सिस एट B. पॉजिटिव x एक्सिस एट B कह रहे हैं. इसका मतलब है कि अगर दो आंसर्स आएंगे उनमें से एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा तो तुम लोग पॉजिटिव वाला चूज करोगे. राइट, एट बी, तो बी पे के बारे में क्या पता चल रहा है? बी के बारे में ये पता चल रहा है कि एट बी वाई इज 0, बिकॉज कोई भी कर्व एक्स एक्सिस को जब कट करेगा तो वहाँ पे उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा. तो डू आई नीड द डिफरेंशिएटेड इक्वेशन फॉर दिस वन और डू आई नीड द ओरिजिनल इक्वेशन फॉर दिस वन? द आंसर इज ओरिजिनल. तो B के लिए ओरिजिनल को यूज़ करोगे और A के लिए डिफरेंशिएटेड वाली यूज़ करोगे. लेट्स ट्राई टू फिगर आउट, लेट्स फाइंड आउट क्या कोऑर्डिनेट्स है A एंड B के. तो पहले B फाइंड आउट कर लेते हैं, बिकॉज B इज़ वेयर y इज़ 0. सो 2x माइनस 8x टू द पावर ऑफ 1 over 2. ठीक है, इसमें से अगर आप y को पहले 0 ले लेते हैं. एट B y is 0. So I'm writing y as 0. 0 is equal to 2x minus 8x to the 1 over 2. अब इसको सॉल्व करेंगे, दो तीन तरीके हैं. बेहतर है कि अब मैं कहने लगा हूँ लेट u equals x to the 1 over 2. तो ये बन गया 0 equals 2u squared minus 8u. क्योंकि भाई अगर x to the 1 over 2 u है तो x u squared होगा. ठीक है, तो यहाँ से u is equal to take, I'm going to take 2u out common, you'd be left with u minus 4. तो बेटा एक आंसर आ गया 2u is equal to 0 और दूसरा आंसर आ गया u is equal to 4. So u is 0 और u is 4. That means कि x to the power of 1 over 2 is 0 and here x to the power of 1 over 2 is 4. Here I have to get rid of the 1 over 2, I'll have to square both sides.
तो ये बेटा 16 बन जाएगा, ये x इज इक्वल टू 0 ही आ जाएगा। उसने कहा था पॉजिटिव x एक्सिस को b पे कट करता है, तो मैं 16 वाला आंसर लूँगा। तो b के कोऑर्डिनेट्स आ गए मेरा बेटा 16,0। ठीक है, नाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a, ये जो हरकत मैं कर रहा हूँ आप लोगों ने नहीं करनी। ये जो मैं पेज को हॉरिजॉन्टल सेक्शंस में डिवाइड कर रहा हूँ, कॉलम्स बना रहा हूँ, प्लीज़ डोंट डू दैट, नॉट अलाउड, एग्जामिनर कहते हैं ना करो। तो ये मैं यहाँ पे अलग से करने लगा हूँ, लेकिन आप लोगों ने ज़रा ध्यान करना, नीचे नीचे को लेफ्ट लाइन रख के नीचे को वर्किंग करनी है, ध्यान से सारी। ठीक है, अच्छा जी, सो देन वी हैव y इज इक्वल टू 2x minus 8x to the 1/2, and to find the coordinates of a we have to differentiate it। तो बेटा dy by dx आ जाएगा 2 minus x खत्म हो गया, ये 1/2 इधर आके 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा, and we'll subtract 1 from the power, तो it be minus 1/2। so dy by dx is 2 minus 4 over under root x। ये नीचे आके पावर पॉजिटिव हो जाएगी और वो अंडर रूट बन जाएगा। That's what your dy by dx is। Now at a, dy by dx is 0, so I'm to find the coordinates of a, I'm going to do 2 minus 4 over under root x is equal to 0। I'm going to take the under root x as a common denominator, it will be 2 under root x minus 4 is equal to 0। under root x को तो मल्टीप्लाई करके ख़त्म कर दो, you have 2 under root x minus 4 is equal to 0, 2 under root x is equal to 4, under root x is equal to 2, and x is equal to 4। x आ गया 4, तो बेटा जो अच्छा उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अब उस जो x आ गया वो तो आ गया 4, y कोऑर्डिनेट के लिए दोबारा से आपको अपने कर्व की इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी, because that's going to give you the y coordinate, right? y coordinate here is not 0, ये टर्निंग पॉइंट की बात हो रही है, a is a turning point, a पे y coordinate 0 नहीं है। तो to find y I'll have to plug x as 4 here and here, so y would be 2 times 4 minus 8 into square root of 4, because x to the power of 1/2 means square root of x। so once again 8 minus 8 times 2, which is 16, we have minus 8। so the coordinates of a are 4 comma minus 8, 4 comma minus 8, and coordinates of b are 16 comma 0। किसी बच्चे को कोई मसला है तो प्लीज़ पूछे, अदरवाइज थम्स अप कर दो। ठीक है, मनार मुदस्सर सो गई है तू? मनार मुदस्सर सो गई है, कन्फर्म। चलें जी, सो नाउ वी हैव दिस -8 आया था ना, हाँ 4 कमा -8। सो ये नीचे उसने मेरा बेटा वही कर्व बनाया हुआ है और साथ एक लाइन बनाई हुई है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली these coordinates are the 4 comma -8, and ये वाले coordinates are the 16 comma 0, ठीक है। और उसने हमसे मांगा है एरिया बिटवीन द कर्व एंड द लाइन, सही है। अंडरस्टैंड दैट बोथ ऑफ दीज एरियाज आर बिलो द एक्स एक्सिस, तो जब मैं आंसर निकालूंगा तो वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। उस नेगेटिव को इग्नोर करूंगा और लिख लूँगा एरिया अंडर द कर्व, और फिर जब लाइन का भी आंसर निकालूंगा वो नेगेटिव आएगा, उस नेगेटिव को इग्नोर करूंगा और लिख लूँगा एरिया ऑफ द लाइन। एंड देन टू फाइंड द शेडेड एरिया वी नो दैट इट इज़ द एरिया अंडर द कर्व और एरिया अबव द कर्व फॉर दैट मैटर, ये वाला सारा एरिया माइनस एरिया अबव द लाइन, ये वाला सारा एरिया, ठीक है। तो इसमें माइनसेस का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द नेगेटिव साइंस। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर आपका कर्व एक्स एक्सिस के नीचे है तो आप इंटीग्रेट करो, लिमिट्स को फ्लिप कर लो, मतलब आप इंस्टेड ऑफ डूइंग बी का एक्स कोऑर्डिनेट ऊपर एंड ए का एक्स कोऑर्डिनेट नीचे, आप दी अदर वे राउंड कर दो, तो आपका आंसर नेगेटिव नहीं आएगा।
ठीक है, बट इफ़ दैट कन्फ्यूजेज यू, जस्ट अंडरस्टैंड, जस्ट नो कि जो नेगेटिव आंसर आ रहा है एरिया का, जिस भी इंटीग्रेशन के बाद फाइनल नेगेटिव आंसर आ रहा है उसको पॉजिटिव कर देना है, बाद में सब्ट्रैक्ट करना है दोनों को पॉजिटिव करके, ठीक है। तो लेट्स सी सो लेट्स फाइंड आउट द एरिया above the curve first. So area above the curve is the integration of 2x minus 8x to the power of 1 over 2 with limits 16 and 4, right? इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी मेरा बेटा 2x squared divided by 2, add 1 to the power, divide by the new power, minus 8x to the power of 3 over 2 divided by 3 over 2. Divided by 3 over 2 का मतलब होता है multiplied by 2 over 3. तो मैं सीधा multiplied by 2 over 3 लिखने लगा हूँ, times 2 over 3. ठीक है, that leaves you with x squared minus 16 over 3 x to the power of 3 over 2. ठीक है, इसमें जो लिमिट्स डल रही हैं वो डल रही हैं 16 and 4. 16 and 4, ठीक है। तो 16 and 4 डाल देते हैं, that would be 16 squared minus 16 over 3 into 16 to the power of 3 over 2 minus 4 squared minus 16 over 3 into 4 to the power of 3 over 2. ये कोई बच्चा बता दे प्लीज़ कितना आता है यार, जल्दी से कोई बच्चा बता दे। How much is this value that we've gotten? ये वैल्यू कितनी आ रही है? एरिया अबव द कर्व कितना आ रहा है? बता दो यार, सो तो नहीं गए सारे? सारे सो तो नहीं गए? हाँ, नेगेटिव ही आनी चाहिए बिकॉज इट्स एरिया अबव द कर्व मेरा बेटा। -176/3, ठीक है जी, -176/3, दैट्स द एरिया अबव द कर्व। इसका नेगेटिव साइन मैं इग्नोर कर दूंगा, तो एरिया इज 176/3, ये एरिया अबव द कर्व है, ठीक है, एरिया अबव कर्व। वी स्टिल हैव टू फाइंड आउट द एरिया अबव द लाइन। सो लाइन की इक्वेशन उसने दी हुई है, खुद दे दी है, 2x minus 32/3. So I'll have to integrate 2x minus 32 entire thing over 3. इसकी इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी with the same limits 16 and 4. 16 and 4. बेटा मैंने इस 3 को बाहर निकाल रहा हूँ just for the sake of simplicity before I integrate. तो 1/3 को बाहर निकाल दो क्योंकि डिनोमिनेटर में था 3, और इधर कर दो 2x minus 32 को इंटीग्रेट। तो ये बन जाएगा बेटा 1/3 टाइम्स 2x की इंटीग्रेशन इज x स्क्वायर्ड, 32 की इंटीग्रेशन इज 32x, इस पे लिमिट्स लगनी है 16 and 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/3 ऑफ 16 स्क्वायर्ड माइनस 32 टाइम्स 16, और इस सारे में से माइनस होगा 4 स्क्वायर्ड माइनस 32 टाइम्स 4। तो बेटा ये अलग से निकाल के फिर उसको 1/3 से मल्टीप्लाई करना है, ज़रा कर दो प्लीज़। दिस इज 16 स्क्वायर्ड माइनस 32 टाइम्स 16, एंड देन उसमें से भी माइनस 4 स्क्वायर्ड माइनस 32 टाइम्स 4। ये कर दें प्लीज़, कितना आता है? -48 आ गया जी।
तो शेडेड, इसको मैं एरिया अबव द लाइन जो है उसको हम पॉजिटिव कर देते हैं 48. नाउ फाइनली द शेडेड एरिया वुड बी 176/3 minus 48 because shaded area था area above the curve minus area above the line. Sorry, अब आ रही है मेरा बेटा? ओके, सो मैं ये कह रहा था कि शेडेड एरिया फाइंड आउट करने के लिए वी टुक द एरिया अबव द कर्व and subtracted the area above the line from it, and whatever that may be is the shaded area. ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? सबको क्लियर है? थम्स अप कर दो. सोया कौन कौन हुआ है? लेट्स रैंडमली चेक. लेट्स चेक who's सोया हुआ. हाजिक बॉस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? चीता, हाँ बस जागा रहे. निमरा अस्सलाम वालेकुम. तू कसम से स्कूल में? एनीवन एल्स इन द स्कूल? और कौन है स्कूल में? ये मनाल मुदस्सर तो 100% सोई हुई है. मुनाल मुदस्सर क्लास चालू करके सोई हुई है. इसके ज़रा लगेगा पता इसको पता लगे. अबीरा अस्सलाम वालेकुम. अबीरा के थम्स अप तो आ रहे थे. अब्दुल्ला जाग रहा है. अब्दुल्ला चल मान लिया तू जाग रहा है. समझ आ रही है अबीरा? अबीरा ये सब कुछ तूने सीखना है, ये सारे टॉपिक्स अगले 2 महीनों के अंदर, है ना? हमजा उमर तू इतना आ जा क्यों रहा है? तेरे इंटरनेट को क्या मसला चल रहा है आज? बार बार डिस्कनेक्ट क्यों हो रहा है? हैं? आप भी स्कूल में हो? ओ खैर, अच्छा 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 अच्छा. चलो इन्जॉय करो ज़िंदगी. मैं तो तुम लोगों को पढ़ा के सो जाऊँगा. अच्छा चले. लेट्स सी, नाउ वी हैव this equation of a circle. The line with equation y equals 2a minus x is a tangent to the circle. मेरा बेटा tangent to the circle line है अगर, तो इसका मतलब ये है, इसे जो हमें एक बात जो पता लगती है वो ये पता लगती है कि if I were to substitute this line in the circle and solve the equation, then that equation would have one solution. Why? Because this line only touches the circle at a single point. अगर ये लाइन उस सर्कल को क्रॉस कर रही होती है 2 पॉइंट्स, तो फिर इक्वेशन के 2 सॉल्यूशंस होने थे. लेकिन अगर हमें ये पता है कि जो लाइन है दैट इज टेंजेंट टू द सर्कल, दैट मीन्स द इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन? द वन वी गेट आफ्टर प्लगिंग इन द लाइन into the circle would have only one solution. That's one thing that we can, conclude from the given information. Okay, whether or not it's useful, I don't know, but अभी देखते हैं. साधु सिंह का जी, find the 2 possible values of constant a. तो बेटा a की वैल्यूज निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? There is nothing you can do except, सबसे पहले तो substitute the value of y from the equation of the line, which is 2a minus x, into the equation of the curve. यहाँ पे तो बेटा ये बन जाएगा 2a minus x plus a whole squared is equal to 18. So I've tried to I've substituted the equation of the line in the equation of the circle. That gives you x minus 6 whole squared plus 3a minus x whole squared is equal to 18. अब मुझे ये बात पता है कि इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन है. इसको सॉल्व तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि इसके अंदर 2 अननोन्स हैं. आई कांट सॉल्व दिस इक्वेशन बिकॉज वी गॉट 2 अननोन्स a and x, so we can't really figure them out. But I know that this equation has one solution. If I know that this equation has one solution, that means that the b square minus 4ac
of this equation is equal to 0. This helps you form another equation. But usse pehle you have to simplify this equation so that you can dig out your b square and your 4 and the AC, right? So I'll have to simplify first this equation ताकि मैं इसका b square minus 4ac आराम से निकाल सकूं. That would be x squared minus 12x plus 36 plus 9a squared minus 6ax plus x squared is equal to 18. Let's collect the like terms. We have x square and x square, which gives you a 2x squared. We have a minus 12x and a minus 6ax. तो अगर मैं x को बाय ले लूँ तो x का कोफिशिएंट is minus 12 minus 6a. That's b basically. And then the the c will be formed using the 36, the 9a squared and the 18. तो पहले जब 18 को इधर लाएंगे तो 36 minus 18 would be literally 18, and we'd have 9a squared plus 18 is equal to 0. So my a is 2, my b is minus 12 minus 6a, and my c is 9a squared plus 18. Any problems? ठीक है, तो ये मेरे ए बी और सी आ गए हैं as ugly as they look. This is what we apparently have. इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या बनता है? Let's see. So we have b square minus 4ac. b square minus 4ac का मतलब है minus 12 minus 6a का square, right? Minus 4 times a, which is 2, and c, which is 9a squared plus 18 is equal to 0. Okay, so we have 144 plus 144a plus 36a squared minus 8 times 9a square is minus 72a squared, and minus 8 times 18 is again a 144, so minus 144 is equal to 0. Okay, what are we left with? We are left with ये 144 और minus 144 खत्म हो गया. 36a square minus 72a square is minus 36a square. So I have minus 36a squared plus 144a is equal to 0. That's 36a squared minus 144a is equal to 0. Let's take a out common. 36 भी बल्कि common आ जाता है, तो यहाँ से मेरा बेटा को बस a आ जाएगा 0 and a as 4. If you do that, if you take 36a out common, you have a as 0 and a as 4. इसमें भी देख लें प्लीज़, कोई मसला है तो पूछें, कोई मसला है तो पूछें, कोई मसला है तो पूछें. All good, all good. So a is उससे कहा था find the two possible values of a, तो 0 and 4. ठीक है, चलें जी. Then in the next part it says, for the greater value of a, find the equation of the diameter which is perpendicular to the given tangent. The equation of the diameter, so ये सर्कल है, एक tangent है, जी. ग्रेटर वैल्यू ऑफ ए, ग्रेटर वैल्यू ऑफ ए मतलब ए की दो वैल्यूज थी, एक 0 थी और एक 4 थी. तो अगर हम 4 यूज़ करें तो बेटा इक्वेशन ऑफ द लाइन बन जाती है y इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स, और इक्वेशन ऑफ द सर्कल बन जाती है बल्कि इसको ज़रा ले ही आता हूँ नीचे ताकि उधर पास डायग्राम के पास हो. हमारे ये सर्कल है, वो लाइन है. Let's get them down. So when a is 4,
सर्कल की इक्वेशन बन गई x माइनस सिक्स होल स्क्वायर प्लस y प्लस फोर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 18, और लाइन की इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से बेटा सर्कल का सेंटर आ गया आपके पास। सेंटर ऑफ द सर्कल इज 6 कॉमा नेगेटिव 4। आपको याद होगा कि जो दरमियान में साइन होता है उसका ऑपोजिट साइन होता है सेंटर के कोऑर्डिनेट्स व्हेन यू हैव दीज होल ब्रैकेट्स इन द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। नाउ उसने कहा जी कि जो टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायमीटर विच इज़ परपेंडिकुलर टू द गिवन टेंजेंट। तो यार मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। देखो टेंजेंट का ग्रेडियंट है -1, राइट, बिकॉज टेंजेंट की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स, तो ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट इज -1 बिकॉज माइनस एक्स है, माइनस एक्स का मतलब है -1। ठीक है, अगर मेरा डायामीटर परपेंडिकुलर टू दिस टेंजेंट है, अगर मेरा डायामीटर परपेंडिकुलर टू दिस टेंजेंट है, तो दैट मीन्स द ग्रेडियंट ऑफ माई डायामीटर इज द नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ दिस विच इज +1। 1 का नेगेटिव -1 का नेगेटिव रेसिप्रोकल +1 होता है। ठीक है, तो मैंने डायामीटर का ग्रेडियंट 1 यूज़ करना है, और उसकी इक्वेशन निकालने के लिए जो पॉइंट है वो सर्कल का सेंटर यूज़ हो जाएगा। हमारे पास इक्वेशन होती है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो m आई एम गोइंग टू यूज एज 1 एंड x1 एंड y1 आर बेसिकली योर सेंटर के कोऑर्डिनेट 6 एंड -4। तो इट गिव्स यू y माइनस -4 is equal to 1 into x minus 6 leaves you with y plus 4 equals x minus 6। ये आपकी इक्वेशन है जी। उसने किसी फॉर्म में तो नहीं कही, नहीं किसी फॉर्म में नहीं कही, तो यू कैन लीव इट एज दिस y plus 4 is equal to x minus 6। क्लियर है जी, क्लियर है जी, क्लियर है जी, क्लियर है जी। थम्स अप कर दें जी, थम्स अप कर दें जी। चलें, 2 पेपर कर रहे थे, लगता है एक ही मुश्किल से होगा। एनीवेज, द डायग्राम शोज अ सिमेट्रिकल प्लेट। सिमेट्रिकल बता दिया उसने, तो इसका मतलब है जो इस साइड पे हो रहा है वही उस साइड पे हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप इधर से कोई एक चीज़ फाइंड कर लोगे तो उधर वाली भी वो सेम ही होगी। ओके, द डायग्राम शोज this plate, the line ABCD is a straight line. The length of BC is 2 centimeters. Each of the two sectors ABF and DCE is of radius r centimeters. Each of the angles ABF, ये वाला angle ABF, and DCE, ये वाला angle, are pi/3 radians. So ये उसने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, और साथ ही बता दें गिवन दैट आर क्या था मेरा बेटा, ये सेक्टर्स का रेडियस, ये वाला और ये वाला, ये दोनों आर हैं, और इधर से ये वाला ये दोनों भी आर है। ठीक है, प्लीज रिमेंबर दैट। सो आर इज गिवन एज 0.4 फॉर द फर्स्ट पार्ट। सो देव टोल्ड अस दैट दिस इज 0.4 एंड दिस इज ऑल्सो 0.4 एंड वी आर सपोज टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ ई एफ बींग ये साइड। ज़रा गौर करें मेरा बेटा, अगर मैं अपने डायग्राम में यहाँ से ये लाइन लगा दूँ और यहाँ से ये लाइन लगा दूँ, तो और इस पॉइंट को मैं x कह देता हूँ और इस पॉइंट को मैं y कह देता हूँ, तो बेटा x y तो 2 सेंटीमीटर्स है, x से लेके y तक, यानी नॉट ऑल द वे बट फ्रॉम हियर टू हियर, दिस इज 2 सेंटीमीटर्स, राइट, बिकॉज इट्स ऑपोजिट टू द 2 सेंटीमीटर गिवन इन द क्वेश्चन। ये 2 सेंटीमीटर्स है, और दूसरा मुझे ये पता है कि ये दोनों लेंथ्स इक्वल है। वाई? बिकॉज द डायग्राम इज सिमेट्रिकल। तो अगर मैं इनमें से कोई एक निकाल लूँ, ये निकाल लूँ या ये निकाल लूँ, उसको टाइम्स 2 कर देता हूँ और 2 में ऐड कर देता, तो मुझे 2.4 मिलना चाहिए। नाउ द थिंग इज हाउ डू वी फाइंड दिस आउट? फेयरली सिंपल। अगर आप गौर से देखें तो जो मैंने लाइन लगाई है, दैट एक्चुअली गिव्स यू अ राइट एंगल हियर एंड अ राइट एंगल हियर। So you have a right angle triangle going on here, ये and ये and ये, फिर से ये and ये and this is your
राइट एंगल, ठीक, राइट एंगल ट्राइंगल। मेरे बेटा ये एंगल उसने π/3 दिया हुआ था। अगर ये एंगल π/3 है तो देर आर मल्टीपल वेज यू कैन फिगर आउट थिंग्स इन दिस ट्राइंगल, लेकिन मैं इस एंगल को भी π/3 ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ये और ये और ये। अगर ये दिल नहीं कर रहा तो बेटा ये पूरा एंगल 90 का है, यानी π/2 का है। उसमें से π/2 में से π/3 माइनस करो और ये वाला एंगल निकाल लो। बोथ वुड वर्क द सेम वे, ठीक है। नाउ टू फाइंड दिस लेंथ आउट, दिस इज माय एडजेसेंट, और ये जो 0.4 है दैट्स माय हाइपोटेन्यूज। आई एम गोइंग टू यूज cos π/3 is equal to adjacent which I need to find out over x which is 0.4. तो बेटा cos π/3 होता है 1/2 which is a half. 0.4 times 0.5 gives you 0.2. तो बेटा ये एक लेंथ आ गई 0.2, तो दूसरी वाली भी 0.2 होगी। और फिर जो पूरी EF की लेंथ निकालनी है दैट विल बी 2 प्लस दिस 0.2 प्लस दिस 0.2, तो बेटा टोटल कितना आ गया 2.4। एनी प्रॉब्लम्स? अब ये सारा मैंने डायग्राम पे कर दिया, आपने ऑब्वियसली जल्दी से इधर वर्किंग करनी है। एंगल बोल देना, इस पॉइंट को बेशक वाई कह देना और फिर बोल के निकाल देना, दैट शुड बी फाइन। देन वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द प्लेट। एरिया ऑफ द प्लेट इज बेसिकली मेरा बेटा दिस ट्रेपीजियम plus these two sectors. I'm sure you all agree. Yeah. तो ट्रेपीजियम का एरिया बेटा आ जाएगा 1/2 इंटू हाइट पता है हमें? हाइट भी नहीं पता, हाइट निकालनी पड़ेगी ना, ये वाली विच इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू। तो उसके लिए साइन लगा लेते हैं, साइन π/3 is equal to the opposite over 0.4, that gives you 0.4 times sin π/3, that's 0.346, 0.3 एग्जैक्ट तो नहीं कहा उसने, नहीं 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक का है। तो मैं बेटा इसके ना ज़रा ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस यूज़ करूँगा, 0.34641, ठीक है, बिकॉज आई हैव टू गिव माई फाइनल आंसर करेक्ट टू 3SF। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी वर्किंग्स को भी 3SF तक राउंड ऑफ करना शुरू कर दें। तो अपनी वर्किंग्स में जो वैल्यूज़ हैं, अगर उनकी डेसिमल वैल्यू यूज़ कर रहे हैं तो मेक श्योर दे आर मोर देन वट एवर द डिग्री इज़ रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन, ठीक है। नाउ 1/2 इंटू 0.34641, ये हाइट आ गई टाइम्स द सम ऑफ पैरेलल साइड्स। एक थी 2 और एक थी 2.4, ये वाली 2.4 थी पूरी और ये थी 2। बेटा ये ट्रेपीजियम का एरिया आ गया। इसके अंदर आपने ट्रेपीजियम, ये प्लीज़ बता दो कितना आता है, जल्दी से बता दो कितना आता है प्लीज़। (0.76) and then we have to add area of 2 sectors। अगर आप गौर करें तो इस साइड्स पे 2 सेक्टर्स थे, एक का एरिया निकाल के उसको टाइम्स 2 करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ अ सेक्टर का फॉर्मूला हमने पढ़ा था θr²/2। तो सिंस इट्स 2 सेक्टर्स सो इट्स गोइंग टू बी θr²। मैं 2 से डिवाइड नहीं करूँगा, ठीक है। θr² फॉर 2 सेक्टर्स, दोनों आइडेंटिकल हैं तो इसलिए θr² वुड वर्क। थीटा इज़ π/3, r इज़ 0.4, 0.4 को स्क्वायर कर दो, π/3 से मल्टीप्लाई करा दो, दैट गिव्स यू एरिया ऑफ द 2 सेक्टर्स। टोटल एरिया जो है दैट बी द 2 एडेड टुगेदर, 0.76 प्लस ये कितना आता है बेटा? .4 square into π/3 यार, 0.167, ओके।
0.167, ये पूरा 0.76 था या इसमें राउंड ऑफ कर दिया था? राउंड ऑफ कर दिया था ना। चलो इनको ऐड कर दो, कितना होता है? 0.92। नंबर नहीं मिलेगा मुझे क्योंकि उससे 3SF कहा है। नंबर दिलवा दो मुझे, क्यों फेल कराना है मुझे? शाबाश शाबाश शाबाश। 0.927, ठीक है। एनी प्रॉब्लम्स? समझ आ गई सब बच्चों को? इजी क्वेश्चन था। ओके, नाउ इट सेज इट इज गिवन इंस्टेड द पेरीमीटर ऑफ द प्लेट इज 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। पेरीमीटर ऑफ द प्लेट इज 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। हाँ जी, हाँ जी। It is now given that the perimeter of the plate is 6. तो 6 कैसे आ रहा है जी? 6 ऐसे आएगा कि ये 2 है, ये R, ये R, ये आर्क लेंथ, ये आर्क लेंथ, और ये जो था FE है ना, all of these added together will be equal to the total perimeter which is 6, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो हमने EF निकाली थी ना 2.4, वो हमने R यूज़ किया था 0.4, तो तब वो 2.4 थी। नाउ इट इज़ नॉट 2.4, नाउ इट इज़ डिफरेंट। Now it is different. Now it will be, we'll have to figure it out. We'll have to carefully figure everything out and then give the answers. ठीक है, इस डायग्राम को नीचे ले जाते हैं, डायग्राम को नीचे ले जाते हैं, and we have, again I'll draw this line. If I draw this line, then this is R, the hypotenuse. मेरे बेटा अगर ये π/3 है ना, तो ये वाला एंगल 90 या π/2 माइनस π/3 होगा, जो कि π/6 बन जाता है। तो चलो हम इसी को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इसकी जो ऑपोजिट साइड है, ये वाली, इसको हम कह सकते हैं sin π/6 इज इक्वल टू ऑपोजिट ओवर R। तो ऑपोजिट को मैं कह सकता हूँ दैट इज R टाइम्स sin π/6, एंड द exact same way the adjacent, which is cos π/6, is equal to adjacent over R। तो बेटा adjacent को अगर मैं यहाँ पे सब्जेक्ट बना लूँ तो that be R times cos π/6। Any problems? ठीक है, तो ये R cos π/6 है और ये R sin π/6, ठीक है। These are the values। उनको यूज़ कैसे करना है अभी देखते हैं। R cos π/6 and R sin π/6। Now what consists of the perimeter? perimeter के अंदर ये AB है which is literally R, प्लस ये BC है which is 2, प्लस ये CD है which is also R, प्लस ये arc length है which is theta R। theta R means π/3R, प्लस ये वाली लेंथ जो कि अभी हम R sin π/6 निकाली। sin π/6 remember was, sin π/6 is 1/2, तो R sin π/6 का मतलब है हाफ R, तो प्लस हाफ R आ गई बेटा ये वाली साइड। उसके बाद ये ऑल द वे 2 दोबारा से आ गया, फिर एक और हाफ R आया, और फिर एक और ये वाली आर्क लेंथ जो कि कितनी थी π/3R, π/3R। ऑल ऑफ दिस एडेड टुगेदर शुड बी इक्वल टू 6। यहाँ से मेरा बेटा देखो R कितना आता है, प्लीज़ जल्दी से कैलकुलेट करके देखो। सो फेयरली लेंथी कैलकुलेशन, जस्ट मेक श्योर नॉट टू मेक अ मिस्टेक। या
कितना आ रहा है आर मेरा बेटा? Anybody with an answer to this? $0.39. R is 0.39 पूरा अगर है, R अगर बेटा पूरा 0.39 है, and if he's asking us to give the answer in 3 significant figures, तो I'll have to put a 0 after it. अगर 39 के आगे कुछ, हाँ, तो फिर 0.393 लिखूंगा as my final answer, because we are bound to write the answer correct to 3 significant figures in this particular question. तो भी there's no choice. Okay, तो 39 लिखा तो भी गलत, 3925 को 0.3925 को अगर 0.392 लिखा तो भी गलत, बिकॉज ये 5 है, इसने पिछले नंबर को राउंड अप करवाना है. तो आप अगर 3SF तक लिख रहे हैं तो यू हैव टू टर्न द 2 into a 3. Very very important, basic but important. बच्चे गलतियाँ करते हैं and then they lose marks and then they say सर पेपर हुआ तो बहुत अच्छा था, ग्रेड नहीं आया. These are the mistakes जिनकी वजह से जो होती हैं, पेपर हुआ अच्छा होता है, ग्रेड नहीं आता, क्योंकि लग रहा होता है कि मैं तो स्ले करके आया हूँ इसको, मैं तो मोह करके आ गया हूँ इस क्वेश्चन को, लेकिन ये छोटी सी गलती से आंसर वाला नंबर कटवाया होता है. ठीक है, ऑल राइट. A function f is such that f dash of x is given by this. इसका मतलब क्या होता है? I am sure you all know by now. This means differentiation of f of x. This doesn't mean inverse. Inverse f to the power of -1 होता है. इसका मतलब होता है differentiation. So the differentiation of a function f is this. In fact, there's a -6x as well. Determine the set of values of x for which f of x is decreasing. f of x is decreasing होने का मतलब है where the gradient of f of x is negative, which means where the dy by dx is less than 0. तो बेटा अगर dy by dx less than 0 है तो इसका मतलब है कि मैं ये पूरा जो ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड एक्सप्रेशन है उसको लेस देन 0 रख के अगर ये इनइक्वालिटी सॉल्व करूं तो फिर द वैल्यूज ऑफ x शुड बी दोज वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द ग्रेडियंट इज नेगेटिव, और इन अदर वर्ड्स फॉर विच द फंक्शन इज डिक्रीजिंग. तो एसेंशियली ही इज आस्किंग अस टू सॉल्व दिस inequality. For that I'll expand the bracket. 4x squared minus 12x plus 9 minus 6x is greater than 0, is less than 0. I take the x to the other side, 6x in fact. So 6 times 4x squared minus 12x plus 9 is less than 6x. Now I'll divide the other side by 6. So beta 4x squared minus 12x plus 9 is less than x. इस x को इधर ले आओ, 4x स्क्वायर्ड माइनस 13x प्लस 9 इज लेस देन 0. ये एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आ गई आपके पास. इसको सॉल्व करने के लिए आपने इसको सॉल्व पहले तो बिल्कुल एक इक्वेशन की तरह करना है. तो आई विल फैक्टराइज 4 times 9 is 36. Factors of 36 that give me a 13 are 10 and no, not 10 and 3. Factors of 36 that give you a 13. Are there any factors of 36? 4 और 9. वाह क्या बात है मालिका, शाबाश. माइनस, तो माइनस 9x माइनस 4x
plus 9 is less than 0. X कॉमन ले लो, 4x माइनस, नो सॉरी, हाँ 4x माइनस 9 माइनस 1 कॉमन ले लो, 4x माइनस 9 इज़ लेस दैन 0. बेटा एक फैक्टर आ गया x माइनस 1, एक फैक्टर आ गया 4x माइनस 9. इसको लेस दैन 0 हमने सॉल्व करना है. लेकिन अभी हमें ये पता है कि जो फैक्टर्स आए हैं x माइनस 1 और 4x माइनस 9, अगर मैं इनको इक्वल टू 0 रखूं, if I put them equal to 0, so I get x as 1 and x as 9 over 4. 1 and 9 over 4. My shape of the graph is a smiley face because x square positive था. इस तरह का कुछ ग्राफ बन रहा है जो x एक्सिस को कट कर रहा है 9 over 4 and 1 पे. हमें चाहिए ग्राफ less than 0. Less than 0 means below the x axis. तो below the x axis चाहिए. तो मेरा बेटा ये वाला चाहिए, ये वाला, ये वाला, ये वाला. Where does that occur? It occurs when x is greater than 1 and less than 9 over 4. ये मेरा फाइनल आंसर है. For these values of x, my gradient is negative, which means for these values of x, my function, whatever that may be, is decreasing. कोई मसला बच्चों? किसी को समझ नहीं आया तो प्लीज रेज योर हैंड एंड आस्क. Got it? चले. Let's look at what we have in part B. Given that f of 1 is equal to minus 1, find f of x. ये क्या बता दिया इसने? ये बता दिया इसने कि when x is 1, y is minus 1. f of 1 is equal to minus 1. ठीक है. अब ये इसने क्यों बताया? ये इसने इसलिए बताया कि इसने हमसे मांगी है equation of the curve. Find f of x. He's asking us for f of x by giving us f dash of x. तो बेटा f dash of x से यानी f की डिफ्रेंसिएशन से जब आपने f of x पे जाना होता है तो बेटा आप इसको इंटीग्रेट करते हो. When you integrate f dash of x, it takes you to f of x. So we are looking to integrate this expression. कौन सा एक्सप्रेशन इंटीग्रेट करना है? यही f of x वाला. इसकी बेहतर है नॉन एक्सपेंडेड फॉर्म ही इंटीग्रेट कर दो. ठीक है. तो वी नो दैट द इंटीग्रेशन ऑफ f dash of x gives you f of x. So that means f of x is equal to integration of 6 times 2x minus 3 whole squared minus 6x with respect to x. You have to be very careful. f of x is equal to, बेटा ये 6 as it is रहेगा, 2x minus 3 as it is रहेगा. You'll add 1 to the power. You'll divide by the new power. And you'll also divide by the differentiation of the inside expression, which is 2. ठीक है जी. हमने पावर में 1 ऐड कर दिया, डिवाइड कराया न्यू पावर से, और अंदर वाले की डिफ्रेंसिएशन से डिवाइड भी करा दिया. तो एंड इधर आपके पास आ जाएगा माइनस 6x स्क्वायर्ड ओवर 2 एंड यूल हैव अ प्लस c बिकॉज वी आर गोइंग फ्रॉम dy by dx टू y. देयर इज ऑलवेज अ प्लस c देयर. सो ये 6 और ये 6 पूरा कट जाएगा, ये 2 और ये 6 3 टाइम्स कट जाएगा. तो आई हैव a 2x minus 3 whole cube minus 3x squared plus c as my y or my f of x. And in the very beginning of this part, they told us that when x is 1, y is minus 1. उसने बताया था. This helps you find the value of c. So we have minus 1 equals 2 times 1 minus 3 whole cubed minus 3 times 1 plus c. Minus 1 equals 2 minus 3 is minus 1. Minus 1 का cube is also minus 1. Minus 3 plus c.
That gives you c as minus 1 plus 4, which is a 3. So my final answer for f of x is that f of x is 2x minus 3 whole cubed minus 3x squared minus 3x squared plus 3. That would be, should be your final answer. ठीक है, ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है मेरे बच्चों. चलो, कौन सा वाला मेरा बेटा, इसका ये वाला देख लो मेरे बेटा. जब देख लो तो बता देना, मैं नीचे स्क्रॉल कर लूँगा आपका. All right, now we have the equation of a curve is given by this. A point P is moving along the curve in such a way that the y coordinate of P is decreasing at a rate of 5 units per second. तो बेटा ये जो 5 units per second है, that's your dy by dt, because y coordinate is decreasing सा मतलब है कि basically ये -5 है. Okay? This decreasing tells you that it's a -5, but since it's the y coordinate changing per second, that means it's dy by dt. ठीक है, और मांगा उसने find the rate at which the x coordinate, तो rate at which x coordinate is increasing मांगा है उसने dx by dt. ठीक है, दिया हुआ dy by dt, मांगा है dx by dt at the point when y is 32. तो बेटा y अगर 32 है तो x कितना होगा वो यहाँ से पता लगेगा पहले, क्योंकि dy by dx निकालने के लिए आपको x चाहिए होता है. ज़रा मैं आपको दोबारा से याद करा दूँ. रेट ऑफ चेंज ऑफ y इज़ इक्वल टू या आपको dy by dx नहीं, हम dy by dx कर लेते हैं. चलो, dy by dx इक्वल्स dy by dt टाइम्स dt by dx ये होता था, या इसको हम डिवाइडेड बाय dx by dt कह देते थे. ठीक है, ये हम निकालते थे बाय फर्स्ट डिफरेंशिएटिंग एंड देन प्लगिंग इन द वैल्यू, प्लगिंग इन वैल्यू, और इन दोनों में से कोई एक हमेशा दिया होता है एंड दूसरा हमने निकालना होता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम देखें तो उसने हमें dy by dt दिया हुआ है, ये 5 units per second जो है, that's dy by dt, actually -5 units per second, that's your dy by dt. dy by dx मैंने कहा जी आप डिफ्रेंशिएट करते हैं और फिर उसके अंदर वैल्यू प्लग इन करते हैं x की. अब उसने दी हुई हमें x की वैल्यू होती है नॉर्मली, बट यहाँ पे उसने y की दी हुई है. तो अगर y की दी हुई है तो हम इक्वेशन ऑफ द कर्व से पहले x कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं कि जब y 32 है तो x कितना होगा, ताकि हमें dy by dx भी पता लग जाए. तो when y is 32, the equation of the curve is 5 minus 2x whole to the power of 3 over 2 plus 5. Take the 5 to the other side, you have 27 is equal to 5 minus 2x to the power of 3 over 2. Now 27 is equal to 5 minus 2x to the power of 3 over 2. तो इसका मतलब है 5 minus 2x would be equal to 27 to the power of 2 over 3. ये उल्टा हो जाता है उधर जाके, पावर उधर जाके उल्टी हो जाती है. तो वी हैव 5 minus 2x is equal to 27 का क्यूब रूट इज a 3, उसका स्क्वायर इज a 9. सो 2x is -4 and x is -2. ये आ गया मेरा बेटा x coordinate. Okay, so when y is 32, x is -2. Okay, but then still we have to find the dy by dx. So dy by dx is equal to 3 over 2 into 5 minus 2x. Take 1 away from the power, that gives you 1 over 2, and multiply by the differentiation of the inside, which is -2, plus 5 की differentiation is negligible, 0 1 है वो, 0 है sorry. तो ये माइनस हो गया, we have -3 times 5 minus 2x whole to the power of 1 over 2. That's the dy by dx. इसकी value when x is equal to -2, let's plug that in. -3 into 5 times 2, 5 minus 2 times -2 whole to the power of 1 over 2 leaves you with -3 into 5 plus 4 is a 9. 9 to the power of 1 over 2 is a 3. So final answer -9. That's the dy, sorry, not final answer, that's the dy by dx.
Now we have that dy by dx equals dy by dt divided by or times dt by dx. dy by dx की वैल्यू मेरा बेटा अभी हमने निकाली -9. dy by dt की वैल्यू मेरा बेटा उसने क्वेश्चन में दी हुई -5. तो बेटा dt बाई डी एक्स आ गया -9 over -5 विच इज़ 9 over 5. दिस इज़ योर dt बाई डी एक्स. उसने मांगा हमसे रेट ऑफ चेंज ऑफ x विच इज़ dx बाई dt. तो dx बाई dt वुड बी द रेसिप्रोकल ऑफ दिस. ये फाइनल आंसर है. किसी बच्चे को कोई मसला है तो प्लीज़ आस्क. क्लियर है? क्लियर है? बस ये आखिरी पार्ट है मेरा बेटा. आखिरी पार्ट. आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर. या इज द लास्ट पार्ट. लेट्स एंड द पेपर प्लीज. लेट्स नॉट लीव इट इन द मिडल. ओके, अब वो कह रहा है पॉइंट ए ऑन द कर्व हैज़ अ वाई कोऑर्डिनेट 32. तो पहले जो उसने दिया था पॉइंट, उसका वाई कोऑर्डिनेट भी 32 ही था. पॉइंट बी ऑन द कर्व इज सच दैट द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट बी इज -3. ओके, तो बेटा ए के कोऑर्डिनेट्स तो हमें पता है ऑलरेडी. ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 32 कॉमा एक्स कोऑर्डिनेट कितना निकला था -2. तो -2 कॉमा 32. दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए. बिकॉज उसने कहा था कि पॉइंट ए लाइज ऑन द कर्व एंड हैज़ वाई कोऑर्डिनेट 32. तो जब वाई 32 था, कर्व में हमने डाला एक्स निकालने के लिए, तो एक्स -2 निकला. तो दैट मीन्स दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए. देन देयर इज अ पॉइंट बी. Which is what? Which is, sorry, मैं zone out हो गया था थोड़ा. The point B on the curve is such that the gradient of the curve is -3. Gradient of the curve is -3. तो बेटा B के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए, to find the x coordinate of B, I'll have to do dy by dx is equal to -3 because gradient of the curve is -3 at that point. ठीक है? ओके, सो डी वाई बाई डी एक्स पे हमने निकाला था आई थिंक अभी उसकी वो तो निकाल लिया था ना एक्सप्रेशन. दिस इज द डी वाई बाई डी एक्स. 3 इंटू 5 माइनस 2x होल टू द पावर ऑफ 1/2. तो डी वाई बाई डी एक्स इज 3 इंटू 5 माइनस 2x होल टू द पावर ऑफ 1/2. इसको इक्वेट कर देते हैं जी -3 के साथ. 3 उधर जाके डिवाइड करा दें. 5 माइनस 2x होल टू द 1/2 इज इक्वल टू 1. Now to get rid of this whole to the 1/2, we have to square both sides. So 5 minus 2x is equal to 1. 1 का square 1 ही होता है. 2x is equal to 4 and x is equal to 2. तो बेटा b के कोऑर्डिनेट्स आ गए. b का x कोऑर्डिनेट आ गया 2. y कोऑर्डिनेट अभी हमने निकालना है. उसके लिए y कोऑर्डिनेट को कर्व के अंदर x की जगह 2 डालना पड़ेगा. तो कर्व की इक्वेशन ले लेते हैं जी. यहाँ पे x की जगह 2 डालना पड़ेगा. काफ़ी एग्जामिनर ख्वारी करा रहे हो वैसे तुम आज वाई कोऑर्डिनेट्स के लिए. 5 माइनस 2 टाइम्स 2 होल टू द 3/2 प्लस 5 दैट गिव्स यू 1 प्लस 5 दैट गिव्स यू 6. सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर 2,6. अब उसने कहा जी फाइंड द इक्वेशन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी. सो लवली. ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है मेरा बेटा. तो वो ये होती थी कि ए के कोऑर्डिनेट्स आ गए -232. बी के कोऑर्डिनेट्स आ गए 2,6. तो बेटा इनका ग्रेडियंट निकाल लेते हैं. 6 माइनस 32 ओवर 2 माइनस -2. ये ए बी का ग्रेडियंट आएगा जी. ग्रेडियंट ऑफ ए बी इज कितना बनता है -26 over 4 which is -13/2. ये बेटा ए बी का ग्रेडियंट है. अगर ए बी का ग्रेडियंट ये है तो परपेंडिकुलर का ग्रेडियंट
परपेंडिकुलर का ग्रेडियंट वुड बी 2/13 पॉजिटिव बिकॉज नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है एंड सिंस इट्स द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो मेरा बेटा इस दैट passes through the midpoint तो बेटा अगर मिड पॉइंट से गुजर रही है तो मिड पॉइंट निकाल लो तो 2 - 2/2 एंड 32 plus 6/2 that gives you 0 and that gives you 19 तो मेरा बेटा इक्वेशन आ गई y - 19 इज इक्वल टू या 0,19 आ गया तो इसका मतलब है ये ऑलरेडी y इंटरसेप्ट ही है तो y इज इक्वल टू 2/13x plus 19 इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कोई मसला है मेरे बच्चों तो प्लीज़ पूछ लो कोई भी क्वेश्चन बीच में अगर समझ नहीं आया तो प्लीज़ पूछ लो इफ़ देयर इज़ एनीथिंग you are confused about, if you have any questions other than this paper, please ask. If you just want me to go the thumbs up कर दो अब तेज thumbs up आए ये मेरी बेटी पेपर था 2024 का पेपर 1-2 जून 24 पेपर 1-2 आई गेस लेट मी चेक या पेपर 1-2 ऑफ जून 24 ठीक है आई थॉट वी डू पर खैर 2 पेपर ज़्यादा विशफुल था एक भी हो गया बड़ी बात है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अटेंडेंस लेने लगा मैं ज़रा जिसका नाम लूँगा वो बोलेगा सर बाय बाय कर दें प्लीज़ तू चुप कर जा आ गई एंड पे सर बाय बाय की बच्ची चुप कर जा तू सोई हुई थी तेरी अटेंडेंस ही लगेगी आज मनाल मुदस्सर की अटेंडेंस आज ही लगेगी सर ऐसे व्हाई डिड यू नॉट स्पीक इन द एंटायर क्लास अच्छा let me mark attendance oh quietly